जी अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आप सब सुनने वालों को, सब देखने वालों को ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो और आप हमेशा खुश रहें। मुश्किल है थोड़ा सा ये ईद, क्योंकि SOPs को फॉलो करते हुए हमने इस ईद को सेलिब्रेट करना है और कर रहे हैं। मुझे याद है जो पिछली ईदें हमने की, आउटडोर शोज़ होते थे, बहुत सारी गैदरिंग होती थी, बहुत सारे मेहमान बुलाए हमने और ईद शोज़ किए। और आज का जो ईद शो होगा उसमें हमने हर मेहमान को अपनी ही जहाँ पे वो है वहीं से उसको लिंक पर लिया, ताकि ईद पे होने वाली गुफ्तगू है वो SOPs को फॉलो करते हुए हम कर सकें और ये शो आज का कंडक्ट कर सकें। तो आप भी SOPs को फॉलो करते हुए आज की ईद सेलिब्रेट कीजिएगा और जब तक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं SOPs को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो कोरोना की जो अब की लहर है, जिसको तीसरी थर्ड वेव के नाम से थर्ड वेव का नाम दिया जा रहा है, वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। उसका रिज़ल्ट हम सबको बॉर्डर पार हिंदुस्तान में भी नज़र आ रहा है, जहाँ लाशों के अंबार नज़र आ रहे हैं, मौत का रक्स नज़र आ रहा है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं है, लोगों के पास वेंटिलेटर नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर हमने कहीं कोताही की तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसी क्रिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान में हो तो आपकी कोऑपरेशन हुकूमत वक्त के साथ, इदारों के साथ बड़ी ज़रूरी है। SOPs को फॉलो कीजिए, ईद सेलिब्रेट कीजिए, अपनी ज़िंदगी को कोशिश कीजिए महदूद कर लीजिए उन SOPs तक जो मेंशन किए गए हैं NCOC की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से। तो ईद पर बात करेंगे, ईद की खुशियाँ SOPs के साथ कैसे मनाएं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कासिम अली शाह साहब। कासिम साहब बहुत शुक्रिया। किरण नाज साहिबा है मेरे साथ, एंकर पर्सन और साफ़ी। किरण साहब बहुत शुक्रिया ईद के दिन वक्त देने के लिए। वसी शाह साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो कुछ देर में वसी शाह साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। कासिम अली शाह साहब, सर सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर सबसे पहले तो ये एक बड़ा मसला है कि लोग SOPs को फॉलो करते हुए कतरा रहे हैं सर, और साथ में कोरोना को बहुत अरसा हो गया, हमें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग कोरोना की हकीकत को मानने से भी इनकारी हैं आज भी। सर ऐसा क्यों है कि हम कंफर्टेबल नहीं हो सके, हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है सर? थर्ड वेव ने तो बड़ी दुनिया को हमसे छीन लिया। हम सबके सेल फोन्स में ऐसे कई नंबर हैं जिस पे कॉल करें तो वो साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बेशुमार डेली हम सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, आपका हमसाया मुल्क इतना ज़्यादा वहाँ नुकसान हुआ है और हज़ारों की तादाद में हर दिन वहाँ पर अमवात हो रही हैं। वहाँ पर उनके लिए जो आखिरी रसूमात हैं उसके लिए उनके पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ऑक्सीजन की शदीद कमी है। मेरा ख्याल है जब तक किसी बंदे को कोविड नहीं होता वो मानने को तैयार नहीं होता ये कितना ख़तरनाक और कितना कॉम्प्लिकेटेड एक बीमारी है। अगर इसको मैनेज ना किया जाए, अगर इसको समझा ना जाए, एहतियात ना की जाए तो आपको अपनी जान को गंवाना पड़ता है। तो लोगों का ये जो रवाज मिजाज आप देखते हैं लापरवाही का, ये मिजाज बड़ा पुराना है। हम लोग उतने संजीदा नहीं होते, हम समझते हैं कि शायद ये कोई फिज़िकल आंख से दिखने वाली चीज़ है जिससे बचा जा सकता है, और ये इतना माइक्रो, इतना छोटा एक वायरस है जो एक से दूसरे को लगता है। और अगर आप लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं पहनते, हाथ नहीं धोते, एक प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखते, तो आपका नुकसान होने लग पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी कोरोना को नहीं मानता उसको कोविड के वार्ड में भेज दीजिए और उसके लिए चक्कर लगा के आज उसको पता लग जाएगा कि कोविड अगर हो जाता है तो लोगों की हालत क्या हो जाती है। सर ये भी है कासिम अली शाह साहब, लोग कहते हैं कि जी ईद तो खुशियों का नाम है, तो जब इतनी सारी SOPs आप हमारे ऊपर लगा देंगे, बाजार बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, तो ईद की खुशियां जो हैं वो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये लोगों का ये शिकायत है सर, पाकिस्तान के लोगों की। सर बड़ी ईदें आगे आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा अजाब, एक ऐसा चैलेंज, पेंडेमिक का मतलब सारी दुनिया फेस कर रही है, इसमें कोई अकेला पाकिस्तान तो नहीं है। आप अपने हमसाए मालिक के हालात देख लीजिए कि उन्होंने अपने त्योहारों को कंटिन्यू किया, उसके बाद उन्हें क्या भुगतना पड़ा, कितनी जो है वो लाशें उन्हें ढोनी पड़ी, कितना चैलेंज उनके सामने आ गया। तो अगर एक ईद पिछले साल की गुजर गई, इस साल की भी अगर ईद अगर हम एहतियात कर लेंगे और घरों में रह के बड़ी मुनासिब तरीके से इसको मना लेंगे तो अल्लाह ताला से ज़िंदगी रखे, आगे 100 ईदें आएंगी, वो बेहतर तरीके से मनाई जा सके। कासिम अली शाह साहब, आप सोसाइटी को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं। आपके ख्याल में कोरोना के बाद किस तरह की माशरती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुमकिन हो सकती हैं सर अगले कुछ महीनों में? अच्छा देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया को अगर देखिए तो दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई है, बिज़नेस ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं, कम्युनिकेशन जो है
पढ़ाना जो है, तदरीस जो है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे जो 1 क्लास से लेके ऊपर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पढ़ रहे हैं, सब के सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम सोच नहीं सकते थे। 3-4 दिन से आप देखिए कि अगर मार्केट्स बंद हैं, कुछ दिनों से मार्केट्स नहीं खुली, लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग होती रही है, लोग ऑर्डर देते रहे हैं और डिलीवर करने वाले बच्चे घरों में डिलीवर करते रहे हैं। इस तरह का अंदाज आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप देखिए सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, वहाँ पर डाइनिंग नहीं हो सकता, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ गया है और जो सप्लाई करने वाले, खाना पहुंचाने वाले, कितने बच्चे जो हैं वो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तरह की टी शर्ट्स पहनी है, आपको पता लग जाता है कि खाना डिलीवर कर रहे हैं। तो दुनिया का तो अंदाज़ बदल गया है। इस टेक्नोलॉजी ने जो 5G पे आना था वो अब से ही आ चुकी है और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। अब तो इससे फ़ायदा उठाने की बात है। जो क्राइसिस होता है, किसी भी तरह का चैलेंज होता है, उसको समझा जाए, उसको फिर अपनाया जाए। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ऑनलाइन जो है वो कह लीजिए सेल्स लग रही हैं, सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं। हम इस वक्त अपने अपने स्टेशंस पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ये कोविड की मेहरबानी है। इसको अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाए तो दुनिया को कितना कुछ इससे मिला भी है। लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया है, लोगों के जो एक पर्सनल रिलेशंस थे, फैमिली रिलेशंस थे, वो मजबूत हुए हैं। बिल्कुल ठीक लोग अपनों के पास बैठ सके हैं, लोग हेल्थ को कॉन्शियस हो गए, हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेने लग पड़े। कासिम भाई, मैं ना ऑनलाइन इंटरेक्शन पे आपसे एक सवाल और पूछूंगा तो किरण साहिबा को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं। किरण नाज साहिबा, क्या हाल है आपके? एक तो ईद मुबारक आपको। कैसी गुजर रही है आपकी ईद विद इन SOP? क्योंकि लड़कियों को बहुत एतराज होता है कि बाजार जाना है, चांद रात पे शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों की तरफ जाना है, मतलब ये सारी चीजें, मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका 70% इम्पैक्ट लड़कियों पे पड़ा है मैम। चले, सबसे पहले तो आपको, आपके नाजरीन को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने तो मेरी ईद अच्छी कर दी लड़कियों में मुझे शुमार करके। मैं एक बेटी की माँ हूँ, लेकिन आपने मुझे लड़कियों में शुमार कर दिया है। तो अच्छा, मतलब आप कह रही हैं लड़की माँ नहीं हो सकती। ये कासिम शाह साहब से कमेंट लूंगा इस पे आपके बाद। जी बोलिए। नहीं, मैं नहीं कहती हूँ। अगर मैं ये बात करना चाहूँ ना कि मेरी भी या एक लड़की ऐसा सोचती है यही, तो मुझे ये सोसाइटी जीने नहीं देगी कि शर्म करो खातून एक बेटी की माँ हो। तो ये हमारी सोसाइटी का वतीरा है, ये मेरा वतीरा नहीं है। खैर, आज खुशी का मौका है, ईद का दिन है, तो ईद के दिन पर चलते हैं आगे। आपने, हम में से किसी ने भी शायद कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह की ईदें मनाएंगे, लेकिन अब मनानी पड़ रही है, SOPs के साथ मनानी पड़ रही है। तो मैंने तो बाकायदा ट्वीट्स किए हैं, पोस्ट किए हैं, अपनी तमाम फैमिलीज को हाथ जोड़ जोड़ के, पूरे कोनियों तक हाथ जोड़ जोड़ के कहा है कि देखें, अगर 1-2 ईदें हम कोशिश कर लेंगे एक दूसरे से ना मिले, तो हो सकता है कि हमारे पास आगे का मौका मिल जाए कि हम दीगर ईदों पर एक दूसरे से मिल सकें। लेकिन अगर इस ईद पर या पिछली ईद पर हम एहतियात नहीं करते या इस ईद पर हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है अगली ईद हम देख ही ना सकें। तो बहुत जरूरी है एहतियात करना। तो मैंने तो इस दफा हर किसी से ये गुजारिश किया है, कोशिश किया, और खुद कोशिश कर भी रही हूँ कि जितना हो सकता है वो घर के अंदर बैठे रहें। अब मोबाइल फोन्स भी हैं आजकल, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम ऑनलाइन किसी से बैठ के बात कर लें, वीडियो कॉल्स पे बात कर लें। और अब तो वो आराम से ईदी ट्रांसफर का सबसे बड़ा इशू तो यही हो रहा था ना कि फिर ईदी कैसे मिलेगी, तो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप ईदी वीदी ट्रांसफर कर लें। लेकिन प्लीज बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात करना। यकीन कीजिए, अभी मैंने पिछले दिनों काम के सिलसिले में या अपने सेगमेंट्स वगैरह के हवाले से जब मुझे बाहर जाना पड़ा है, तो मैं देखकर इतनी हैरान हुई हूँ। मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मैंने डबल मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे बारे में तो ये मशहूर किया जा रहा है ना कि जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने ये खौफ फैलाया हुआ है। तो लिटरली मैं डबल मास्क लगा के बाहर जा रही हूँ। मैंने जाकर देखा कि मार्केट्स, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, छोटे छोटे बच्चे लेकर मार्केट्स में, कराची में तो यहाँ पर खुला लास्ट सैटरडे तक मार्केट, तो छोटे छोटे बच्चे लेकर मार्केट्स आए हुए। लाइक ये जो इसके हम मजीद ये लीथल वेव आई और हम मजीद जो है ना वो फेयरलेस हो गए। किरण नाज साहब को एतराज ये कि मैंने उनको लड़की क्यों कहा, तो मैंने जब पूछा भाई मैं क्यों ना कहूँ तो वो कहते हैं कि माँ, जो माँ होती है वो लड़की नहीं हो सकती सर। अच्छा, मैं तो वैसे ये कहूँगा कि वो माशरती रवैये की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ अमूमन जो बच्चों की माएँ हैं उनको तो वो बड़ा मैच्योर समझा जाता है, ये एक माशरती सा रवैया है। लेकिन अल्लाह ताला मेरी बहन को लंबी ज़िंदगी दे, वो अगर वो ना बताएं तो वो लगता नहीं है कि बच्चे की माँ है। और बाकी कह लीजिए कि ये ईद अगर फ़र्ज़ करें हमें एहतियात से गुजारनी पड़ती है, और जिस तरह से लॉकडाउन्स चल रहे हैं और एहतियात का कहा जा रहा है, तो अल्लाह के घर से बड़ी बेहतर उम्मीद है कि आने वाले दिन बड़े भले दिन हो सकते हैं, बड़े बेहतर दिन हो सकते हैं। पिछले साल आप देखिए
कि सेकंड वेव के बाद बड़े बेहतर हालात हो गए थे, लगता नहीं था कि कोई थर्ड वेव आएगी, बल्कि 2020 में तो हम ये सोचते थे कि 2021 आएगा तो बिल्कुल दुनिया बदल चुकी होगी और अल्लाह का करम फजल हो जाएगा, लेकिन हमें थर्ड वेव को फेस करना पड़ रहा है। तो अल्लाह करे कि कहीं ये चीज़ें रुक जाएं, ठहर जाएं, ताकि आने वाला वक्त जो है एक वो कमेंट कर दीजिए कासिम अली शाह साहब, आपने ऑनलाइन इंटरेक्शन की बात की, मैंने जितने आपके लेक्चर सुने, जितना आपका इंटरेक्शन सुना, उसमें तो आप लोगों के इंटरेक्शन की बात करते हैं, आप तो सोसाइटी बिल्ड करने की बात करते हैं। तो जब ऑनलाइन सिस्टम पे जाते हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं। तो वो जो आपकी फिलॉसफी है या आप जो बात करते हैं इंटरेक्शन से सोसाइटी बिल्डिंग की, वो तो सर कहीं पीछे रह जाएगी शायद। अच्छा सर, देखिए, अगर ये को पक्का ऑनलाइन नहीं रहना हमने, अल्टीमेट तो दुनिया ने वापस आ जाना है, और ऑनलाइन एक सपोर्टिव सिस्टम है, ना होने से तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कितने काम कर सकते हैं। तो ये तो एक एडिशनल चीज़ ऐड हो गई है। आप देखिए जिस तेज़ी के साथ और जिस अंदाज से, अभी चंद दिन हमें पहले पता लगा कि अमेज़ॉन एज सेलर पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी दूसरे मुल्कों में जाएंगी, बिकेंगी, लोग ख़रीद सकेंगे। तो ये तो एक नया ट्रेंड मुतारिफ हो गया है जो असल सिस्टम को सपोर्टिव करता है। और ये याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा अपनी जगह बना लेती है, टेक्नोलॉजी ने कभी उसको पीछे नहीं रहना होता, वो हमेशा लीड कर रही होती है। और आने वाले दिनों में इससे भी अगर बढ़ के चीज़ें आएंगी तो यकीनन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। टेलीविज़न देख लीजिए आप, पीटीवी का दौर देख लीजिए और आज का ज़माना देख लीजिए, और आप देखिए कितना तेज़ी के साथ ये सारा जो है वो डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है, यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहा है और बाकी मीडियम्स आ रहे हैं। हम सब लेक्चर देने वाले एक लंबा लेक्चर देते थे और उसको अपलोड करते थे। आज स्नैक वीडियो, टिकटॉक का दौर आ गया, चंद सेकंड की वीडियोस के जरिए बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है। ये तब्दीलियां तो आई हैं। तो आप कह रहे हैं कि कासिम अली शाह साहब मोल्ड हो गए हैं। आप जो लेक्चर 45 मिनट का होता था वो 45 सेकंड में दे सकते हैं। नहीं, मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लेक्चर्स में से शॉर्ट वीडियोस निकाल के मेरी टीम जब अपलोड करती है तो वो मिलियंस लोग देखते हैं। तो ये तब्दीली तो हमें माननी पड़ेगी, आ चुकी है। अच्छा, हम किरण नाज साहब, क्योंकि आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आप समझती हैं कि जो SOPs हैं जो कोरोना को रोकने के लिए, एक्चुअली उन्होंने हमारी लाइफ को कंफर्ट जोन भी दिया थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया, बहुत सारी चीजों में दिया है। अभी आप यही देख लीजिए ना कि आज से 2 साल पहले तक जब ईद शो के रिकॉर्डिंग्स के लिए जाना होता था तो आप पहले ड्रेस सेलेक्ट करें, वहां पर जाके मेकअप करवाएं, पूरा एक टाइम स्लॉट, तमाम लोग एक साथ आए। लेकिन अब ये कंफर्ट जोन आ गया कि अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से तैयार हो गए हैं और ये छोटी सी विंडो में ऑनलाइन के थ्रू आकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यस, कंफर्ट जोन तो दिया है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर दिया है। पहले खवातीन को बाहर निकलते हुए जो बहुत सारा मेकअप करके जाना पड़ता था, अब आपने आराम से मास्क लगाना है और चले जाना है। तो कितना अच्छा जो है कि हम लोगों को एक कंफर्ट जोन मिला है। लेकिन अगर आप ऑन अ सीरियस नोट बात करें तो बहुत सारी चीजों में कंफर्ट जोन तो नहीं है। आपको टेंशन तो है, अगर आप इस चीज को सीरियस ले रहे हैं कि कोरोना है, आपको परेशान कर सकता है, आपकी फैमिली के लिए कुछ ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, तो तब तो ये कंफर्ट जोन नहीं है। हाँ, लेकिन हमें अब, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, कासिम साहब जरूर मुझे अग्री करेंगे, मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ कहते हैं ये अभी 3-4 साल 5 साल तो हम भूल जाएं कि हम इसमें से अभी निकल पाएंगे। लेकिन अभी उस वक्त हम सोच रहे थे, अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि हम इसमें से निकल जाएं, लेकिन अब वो वाली सिचुएशन आ गई कि अब वैक्सीनेशन हो रही है। पिछले दिनों में कुछ लोगों से बात करी थी तो मुझे ये बताया गया कि हम 1-1.5 साल में देखेंगे कि इस वैक्सीनेशन की फिर बूस्टर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि हमें बूस्टर्स लगवाने पड़ेंगे। तो हम 3-4-5 साल तो अभी कहीं पर नहीं गए कि हमें इसी तरह से जिंदगी गुजारनी और अपने आप को आदी बनाना है। बिल्कुल सर। वसी शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए सर, ईद कैसी गुजर रही है? पहली ईद है जो घर में होगी सर, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस में होगी, तो यू आर कंफर्टेबल? क्योंकि कासिम अली शाह साहब का एक कमेंट था कि वसी शाह साहब शायर हैं, अब तो कंफर्टेबल हो गए हैं, ऑनलाइन मुशायरे भी हो सकते हैं, तो SOP से आपकी जिंदगियों पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ा सर? आप कह रहे हो शायर, तो पहले भी यार जब कोविड नहीं भी था हम तो तब भी घर से कभी निकलते थे ईद के दिनों में, तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। मगर यह है कि इर्द गिर्द लाजी बात है, जब आप परेशानी देखते हैं तो फिर आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और बट अदरवाइज तो यानी कि ईद वैसी ही है जैसे, यानी कि कुछ दोस्त अहबाब भी आ गए दूर पास से बैठ के हमने को बात कर ली, वो सारा वो है। और अलबत्ता ये है कि लोगों को अब ये जो इन दिनों में हमने जो शॉपिंग्स की हैं और जिस किस्म की वीडियोस आई हैं, वो यकीनन मुझे किसी भी आम पाकिस्तानी की तरह परेशान कर रही हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे और अगले 8-10 दिन में हमें यानी कि अल्लाह ताला महफूज रखे, हमारी हर कोताही से, गलती से, हमें हमारी हरकतों से बचाए। क्योंकि हमें तो समझ नहीं आता, हम तो जा के
जिसे कहना कि जहाँ चट्टान देखते हैं वहाँ जाके सर टकरा देते हैं हम, हमारी ये हालत है। तो अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें महफूज रखे सबको। सो इस दफा, क्योंकि पिछले मेरे प्रोग्राम्स में आप एक नज़म या गजल सुनाया करते थे, आज अब 2 सुनाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है क्योंकि ईद है और ईद में इसी तरह की हल्की फुल्की गपशप होती है ताकि आप एंजॉय कर सकें। लेकिन यह वक्त ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। वसी शाह साहब, मैं क्योंकि आप गजल शुरू करने लगे थे, मैं कह रहा हूँ अगर आप अब सुना दें ब्रेक के बाद तो जरा कंटिन्यू हो जाएगा सबके लिए, और शुरू से सुना दीजिए सर। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। वाह। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। और उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। वाह। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। वाह वाह। और शुक्रिया। और तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वाह। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। और उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक होंठ, वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक होंठ, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। और दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। वाह। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। ओए होए होए। वाह वाह वाह। दोनों जहान से मुझे शुक्रिया मिलवा गया वो शख्स। वाह। मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। ओए होए होए। वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। फरेब था। वाह। शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत सर। मतलब आपने तो फ्रेब को ऐसे डिफाइन किया कि लगता है इश्क में सिर्फ फ्रेब बचा है सर। अच्छा किरण नाज साहबा, मुझे कहीं से पता लगा था कि आप कॉलेज के ज़माने में बहुत खूबसूरत गाया करती थी, तो वो सुर अभी भी हैं या ख़त्म हो गए? पता नहीं, अंदाजा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस वक्त ईद के दिन आप ये मुझे बता दें कि आप किस कैपेसिटी में पूछना चाह रहे हैं ताकि मैं उसी हिसाब से जवाब दूं। नहीं अगर मतलब आप आगे ये चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं कि मैं कुछ अपने सुर छेड़ दूं, तो उसके लिए तो नहीं बिल्कुल नहीं आता। देखिए वैसे सच ये है कि जी हाँ, तो बस जी हाँ को हकीकत बना देना। वसी शाह साहब भी सुन लेंगे, मैं भी सुन लूंगा और आपके फैंस भी सुन लेंगे आपको। आपने बड़ा अच्छा किरण मैम, जरूरी नहीं कि सिंगर ही गाएं, हम सब भी गा सकते हैं। हाँ ये तो है। वैसे चले कुछ कोशिश करते हैं, ईद का मौका है। फिर वो अलग बात है कि अब उसकी मीम्स बनती हैं या फैंस पसंद करते हैं। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। बस। वाओ सर, वसी शाह साहब अब आप जज हैं सर, आप बताइए किरण नाज ने कैसा गाया सर? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा एक बात
दूसरे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो अपने दानिश्वरों को, सियासतदानों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं अपने शोज में भी कि देखिए वो ये बाज़ औक़ात हमारे दोस्त डरते हैं कि भाई वो हल्के में ना वोटर जो है वो आ जाएगा। मैं कहता हूं उनकी तरबियत भी तो हमें करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो सियासतदान है, वो जमालियात से भरपूर है। वो पेंटिंग को, गाने को, पोइट्री को, हर चीज को अप्रिशिएट कर सकता है। सर सियासी एंकर ना सर, मैं आपको बताऊं बस साहब, हम क्योंकि मैं भी खुद पॉलिटिकल एंकर हूं, तो हम पॉलिटिकल एंकर सिर्फ सियासतदानों से सवाल पूछने के लिए होते हैं। अंदर हमारे भी एक आर्टिस्ट होता है, जैसे किरण नाज के अंदर आर्टिस्ट है, इस तरह हो सकता है मेरे अंदर भी आर्टिस्ट हो सकता है हामिद मीर साहब के अंदर भी आर्टिस्ट हो। सर एक काम करते हैं वसी साहब के, फिर अदनान को भी लगे हाथों, आप भी मेरे को सुना देना। मुझे तो आपको ये गलत हो जाएगा। मैं वसी शाह साहब की इजाजत से, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन वो मैंने कुछ लिखा था, वो बहुत लंबी एक नज़म टाइप है, तो मैं उसमें उसके चंद अशआर सुना दे। सही कह रहे हैं। आज हम तुम तो पैरों में रौंदे गए, आज हम तुम तो गलियों में रोते रहे, आज लुट ही गई अपनी सारी जमीन, अपने सारे मकान, अपने सारे जवां, पर मेरी जाने जा कल जरूर आएगा। बहुत अच्छी है। एक रोशन सा कल, एक महका सा कल, दर्द मिट जाएंगे, दुख सिमट जाएंगे, आंसू धुल जाएंगे। अब उसके आखिरी बंद पे जा रहा हूँ, काफी लंबी है। कहता है ऐसा कल मेरी जान यूं आएगा, जैसे धरती का सीना फट जाएगा, सारे रस्तों से फिरौन हट जाएगा, हम गरीबों की भी तब सुनी जाएगी, ऐसे कूचों पे मुश्किल नहीं आएगी। वाह वाह। मेरे यारों सुनो, मेरे प्यारों सुनो, आओ कोशिश करें ऐसे कल के लिए, कोई मेहनत करें ऐसे कल के लिए, हम रहें ना रहें दर्द मिट जाएगा, मेरी मासूम धरती पे कल आएगा, कल जरूर आएगा। एक रोशन सा कल, एक महका सा कल। वसी भाई बड़ी माजरत के साथ वजन में नहीं बहुत अच्छा, और ज्यादातर हिस्से तो वजन में ही है। बहुत अच्छा है। तो किरण साहिबा, आपकी जानिब आप फ्री वक्त जो होता है उसमें क्या करते हैं? क्योंकि मैं खुद थक जाता हूँ टीवी देख देख के, सियासत, अखबार। फ्री टाइम तो कोई होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है फ्री टाइम मेरे पास। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे काम के बाद का जितना भी सारा का सारा वक्त है वो मैं अपनी बेटी को दूं, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ा गिल्ट है अपनी बेटी के हवाले से। बड़ी अपसेट रहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो चीज जो एक माँ महसूस करती है ना अपने बच्चे के लिए, एक उसका पहली दफा उसका क्रॉल करना, या पहली दफा उसका चलना, या पहली दफा उसका बैठना, या पहली दफा उसका मम्मा कहना, ये सारी चीजें मैंने मिस की हैं। मैं जब ऑफिस से घर जाती थी तो मुझे पता चलता था कि आज मेरी बेटी ने चलना शुरू कर दिया। जब मैं ऑफिस से घर जाती थी तो मुझे पता चलता था कि मेरी बेटी आज उसने करवट लेना शुरू कर दी। तो मेरे अंदर इस चीज का बड़ा गिल्ट है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा फ्री टाइम हो, अच्छा मुझे ये चीज थोड़ा सा इमोशनल भी कर देती है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जो फ्री टाइम हो वो सारा के सारा मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा फील करती है। वो अपने अम्मा और बाबा को बड़ा बड़ा फील करती है। फिर मुझे एक और चीज ये फील होती है कि मैं उसको इतना टाइम, उसकी उस एज का, वो जो माँ के साथ एक ताल्लुक होता है बेटी का, मैं उसको जब वो वक्त नहीं दे पाई तो वो ऑब्वियसली अपने बाबा के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो समटाइम जब मेरा दिल चाहता है कि वो मेरे पास हो, मुझसे अपनी चीजें शेयर करे, मुझसे वो शिकायत करे, या मुझसे वो कोई चीज मांगे, तो वो रात को भी मुझे नहीं उठाती, वो अपने बाबा को उठाती है। उसको अगर भूख लगी है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो अपने बाबा को उठाती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि शो के बाद का जितना भी टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए। अच्छा वसी भाई, हर दफा एक सवाल आप बाईपास कर जाते हैं कि वो जो कंगन देखा था आपने, वो किसका था सर? अब भाभी का नाम ना लीजिएगा, मैं इसलिए तुझे सवाल तीसरी मर्तबा पूछ रहा हूँ आज आपसे 5 सालों में। वो ना एक रशियन रकासा थी, तो वो रक्स करके ना स्टेज से नीचे उतर के आई। अच्छा। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप अपने रक्स में बहुत अपने कमाल का रक्स किया, आप क्या कहना चाहती थी? तो उसने कहा कि मैं अगर जो कुछ मैंने रक्स के जरिए कहा है, मैं अगर नस्ल में बयान कर सकती तो रक्स करने की क्या जरूरत थी। वाह। तो जो कहना था वो शेर में कह दिया, अब उसके लिए नस्ल की क्या जरूरत है? नहीं, मैंने तो सर उसको कहा है कि नसर करे ही ना, मैंने तो पूछा है वो कंगन था किसका, मतलब किसी का तो होगा ना सर। बस वो ये सुनार की दुकान में किसी डमी ने पहना था। हाँ नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। मैं कभी भी इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहा कि डमी के ऊपर जो है वो शेर कह दूंगा। मगर यह है कि बाज हिजाब जो हैं वो तमाम जिंदगी ना उठे तो अच्छे लगते हैं।
चलो चलो, लेकिन सर उस कंगन ने जो है ना वो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करवाई होती हैं, तो उसका गुनाह और सवाब भी आपके सिर ही जाता है। वैसे मैं तो सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए शेर कहता हूँ, मगर लोग खुद उसमें वो करना शुरू करते तो उसका एक वसी मेरा साहब के जिम्मा नहीं। कंगन और एक वो बरेली के झुमके। क्या कह रही किरण? एक वसी साहब के कंगन और एक वो बरेली के झुमके, इन दोनों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा की हैं। शुक्रिया। वैसे सर बरेली के झुमके की स्टोरी सुना दें। चलो अब तो किरण ने पूछ लिया सर। नहीं, मेरे ख्याल में वो इस गीत का जिक्र कर रही है, सब कॉन्टिनेंट में बड़ा मशहूर हुआ था ना शायद, या एक तो वो जुमला था, एक तो झुमके कहाँ से लाए, और एक वो गालिबन वो गीत था झुमका गिरा रहे, गालिबन उन दोनों में से किसी को ये बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल में वसी शाह साहब आप जरा गजल तैयार कीजिए, क्योंकि अगली दफा मैंने अगले सवाल पे आप पे आखिरी गजल सुन के प्रोग्राम वाइंड अप करना है। किरण साहबा, एक इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज यू आर अ करंट अफेयर पॉलिटिकल एंकर। मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर आज भी एक मसला है, जो हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा कि अभी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, बट प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है। वेंटिलेटर अभी भी प्राइवेट सेक्टर में पर डे पे 50,000 रुपये तक पहुंचा हुआ है, और अगर आप कोरोना का इलाज करवा रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत महंगा है। अगर हम वैक्सीनेशन की जानिब जाते हैं तो वैक्सीनेशन आपको उस गवर्नमेंट के पर तो फ्री मिलती है, अगर आप प्राइवेट करवाना चाहते हैं तो जिसकी कीमत 1449 रुपये बनती है वो आप 12,500 रुपये में लगवा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा जो मिस हैंडलिंग है और करप्शन है और एक अजीब सा निज़ाम है इस वबा की सूरत में, वो कैसे ठीक हो सकता है? गवर्नमेंट को इस पर क्या इकदाम करने चाहिए? गवर्नमेंट ने जो करना था उसका तो टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी आगे वक्त है, अभी किया जा सकता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की है, पिछले दिनों आपको याद होगा ये जो केपीके से हमारे पास खबरें आई हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, कई दफा बच्चे मर गए छोटे छोटे से केपीके के हॉस्पिटल्स में, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं देखा गया। तो ऐसा लगता है कि शायद प्रायोरिटीज हमारी अदनान हेल्थ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप देखिए, वो चाहे हम किसी एक को ना जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। लीडरशिप को स्टैंड लेना, लीडरशिप को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। वसी शाह साहब, सर मैं चाहूंगा प्रोग्राम का इख्तिताम आपकी एक और गजल पे या नज़म पे होना चाहिए सर। ओवर टू यू। मैं आपको सुना देता हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर दो बातें कहना चाहूँगा। जी सर। रियासत मदीना की बात करते हैं जी। मदीने में जब एक मरतबा कहत पड़ा तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपने ये हुक्म दिया कि पूरे मदीने में घर में खाना नहीं बनेगा और एक मुश्तरका दस्तरखान जो है वो लगेगा, और तमाम जो अहले मदीना है वो वहीं आकर खाना खाएंगे, और खलीफा भी वहीं बैठा करते थे, तशरीफ फरमाते थे, और दीगर जो आम मदीने का बद्दू है वो भी आकर वहीं उसी जगह पर खाना खाया करता था। और आप इतने नहीफ हो गए थे कि बाज़ औक़ात लोग आपको पहचान नहीं पाते थे। तो बात यह है कि मुझे सिर्फ ये कह लेने दीजिए कि इस दौर में जो सदियों याद रखा जाएगा, ना हमारे सियासतदान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और उसने बेहिसी का सबूत दिया। ये जो पॉलिसी मेकिंग, क्या जरूरत थी किसी की कि वो 3,000 की वैक्सीन जो है वो 10,000 में बेच सकता? शर्म आनी चाहिए बेचने वालों को भी, उसकी अप्रूवल देने वालों को भी। लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों के घरों में जनाजे हैं, और आप उसके ऊपर भी पैसा बना रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए उस सरमायादार को भी जिसने इस दौर में भी पाकिस्तानियों को निचोड़ने से बाज नहीं आया। दोनों मिले हुए हैं, और मेरे ख्याल में दोनों को इस दुनिया में भी और आगे जाके भी इस चीज़ का हिसाब देना होगा। बिल्कुल अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं चाहूँगा वसी शाह साहब ने जो अल्फाज बोले हैं, इमरान खान साहब इस पर ज़रूर तवज्जो करें और इस पर सोचें। सोचनी चाहिए आवाम को और सहूलतें देने के लिए हुकूमतें बनती हैं। वसी शाह साहब, आखिरी सर कंक्लूडिंग गज़ल आपकी तरफ सर। मैं आपको थोड़ा सा कहते हैं मूड बदलते हुए एक रोमांटिक चीज जो है ताज़ा ही है वो सुना देता हूँ। जी। लड़का था एक लड़की थी, एक रहगुजार थी। लड़का था एक लड़की थी, एक रहगुजार थी। तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार था। हाय हाय हाय, वाह वाह, शुक्रिया। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। ओए होए होए होए। और शुक्रिया। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए।
सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत लिखा है सर, वाह। शुक्रिया। सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। वाह वाह वाह, और देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का देखा बैग, बैग वाह वाह तो आंसू निकल पड़े। वाह वाह, मासूम थी बला की मगर होशियार थी, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, वाह खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार थी। ओए होए होए, वाह वाह वाह, वाह वाह। और दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई। अच्छा, बनाकर चली गई। मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। आय है, कहाँ की लड़की सर? मुल्तान की। ये आपने मेरे शहर में लिख दिया वैसे। अच्छा, तो फिर आपको तो बहुत लुत्फ आएगा इसका। जी, तो यूं भी कह सकते हैं आप, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चला गया, मुल्तान का वो लड़का अजब दस्तकार। नहीं सर, हम मुल्तान की लड़की ही रखें सर, वो कराची की लड़की रख दें। अभी तो किरण नाज यार, वो साहब वजन कराची में से नहीं हैं। आती। दो होते, एक तो वजन में नहीं आएगा यहाँ, दूसरे ये है कि वहाँ दस्तकारी जो है वो नहीं होती। हाँ। तो वरना कराची भी जो है, मतलब बहरहाल सर नक्श तो कहीं भी बन सकते हैं दिल पे। सर, तो अच्छा, आखिरी इसके दो शेर हैं, ये कताबन शेर हैं। तो चूंकि किरण भी बैठी है, भाई अब फेमिनिज्म का दौर है, तो मेरे ख्यालात के बारे में कोई फैसला करने से पहले दोनों शेर सुन जी लीजिए। जी, थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, वाह थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार थी। वाह 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 वाह, इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार थी। मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फख्र थी, गुरूर थी, मेरा वकार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वाह वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। बावकार थी। वाह, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। और आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया ईद के दिन। किरण नाज साहबा, मोहब्बत आप आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको एक मरतबा से बहुत बहुत ईद मुबारक। SOPs का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है, और मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए आपको इन तमाम SOPs को फॉलो करना होगा, अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, और अपने पूरे मुल्क के लिए। अपने मेज़बान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।